इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक जिसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हमारा है सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, है ना। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। इस बार जो हमारा सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है, ठीक है। जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अच्छा, मैं आपको इसमें दो चीजें बताना चाहता हूँ। दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला लिख दूं C6H6। एक पोलर सॉल्वेंट होते हैं, आप लोग याद कर लो, है ना, काम आएंगे आगे। पोलर सॉल्वेंट होता है एसिटिक एसिड है, वाटर है, अल्कोहल है, दे ऑल आर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, एवरी गैस dissolve in a solvent। हर गैस कुछ ना कुछ किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, ज्यादा होती है कम होती है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो एवरी गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन अ स्मॉलर एक्सटेंट, इन अ लेसर एक्सटेंट और in a greater extent depend on following factors, है ना। हर गैस कुछ ना कुछ डिसॉल्व होती है किसी सॉल्वेंट में, कुछ ज्यादा होती है कुछ कम होती है, ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? Every gas dissolve in a solvent in a lesser extent or in a greater extent depend on the following factors। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, आप उसे वन बोल लो, ए बोल लो, वो है नेचर ऑफ गैस। और एंड भी लिख सकते हैं, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जो तीसरा फैक्टर है वो है प्रेशर। इन तीन फैक्टर के ऊपर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर? एक फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक फैक्टर है टेम्परेचर और एक फैक्टर है प्रेशर। तो तीन फैक्टर है जिन पे गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में डिपेंड करती है। हर गैस जो है वो कुछ ना कुछ डिसॉल्व होती है किसी सॉल्वेंट में, किसी लेसर एक्सटेंट में और ग्रेटर एक्सटेंट में, डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर। उनमें एक फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और जो दूसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर है, और जो तीसरा फैक्टर है वो प्रेशर है। तो हम लोग जो पहला फैक्टर है वो ले रहे हैं नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सॉल्युबिलिटी का जो जनरल कंसेप्ट है ना, सॉल्युबिलिटी का जो जनरल कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी का जो जनरल कंसेप्ट है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोलर गैसेस आर मोर soluble in polar solvent, more soluble in polar solvent है ना। और जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि नॉन पोलर गैसेस आर more soluble in non-polar solvent। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, उसमें एक कंसेप्ट बताया जाता है कि जो पोलर गैसेस हैं वो मोर सॉल्युबल होती हैं पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो मोर सॉल्युबल होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे SO2 जो है ना, ये पोलर गैस है, ये पोलर गैस है तो ये मोर सॉल्युबल है वाटर में, मोर सॉल्युबल इन वाटर। एज कंपेयर टू बेंजीन है ना, एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर टू बेंजीन। अब SO2 वाटर में क्यों ज्यादा सॉल्युबल है? क्योंकि SO2 एक पोलर गैस है। आप इसी की जगह दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मीथेन है, जैसे ईथेन है, जैसे ब्रोमीन के वेपर्स हैं, जैसे आयोडीन के वेपर्स हैं। ये हमारे ज्यादा सॉल्युबल हैं, आर मोर सॉल्युबल इन बेंजीन। तो जो पोलर गैसेस हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट में, जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। SO2 जो है वो पोलर गैस है तो ज्यादा सॉल्युबल होती है पोलर सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू बेंजीन। मैंने ये लिखा है एज कंपेयर टू बेंजीन है ना। और ये नॉन पोलर गैसेस हैं CH4 C2H6 ब्रोमीन की वेपर्स, आयोडीन की वेपर्स, तो ये मोर सॉल्युबल है बेंजीन में एज कंपेयर टू वाटर। इसमें एक कंसेप्ट आता है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट ये है, नोट करके लिखेंगे कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट ये है कि अगर गैस लिक्विड में जाने पर आयोनाइज हो जाए तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होती है। इफ द गैस आयोनाइज इन अ सॉल्वेंट, यहाँ लिख दूं क्या मैं? इफ द गैस undergoes ionization, if the gas undergoes ionization in a solvent, if the gas undergoes ionization in a solvent, अगर कोई गैस undergo ionization in a solvent, the solubility of gas in that solvent is very high, अगर कोई गैस आयोनाइज हो जाती है किसी सॉल्वेंट में जाकर तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर मान लो मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो ये जो HCl गैस है ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाती है और H+ या H3O+
प्लस Cl माइनस एक्वस बनाती है। इन आयन को फिर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट करते हैं। तो जब हाइड्रेट करते हैं तो इन आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और वो होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। और आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण इन आयन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वजह है। जैसे मान लो मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये H3O प्लस या फिर H प्लस Cl माइनस एक्वस बनाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल इसे सराउंड कर लेंगे मतलब हाइड्रेट कर लेंगे, और जब हाइड्रेट करेंगे तो इनका वाटर मॉलिक्यूल और इन आयन के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये गैस इस वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होगी। सिमिलर मैनर में अगर मैं अमोनिया को ले लूँ और उसे वाटर में डिसॉल्व कर दूं, अमोनिया को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो वो भी बना लेता है NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो ये हमारी कहानी हो गई सॉल्युबिलिटी के पहले फैक्टर की। तो सॉल्युबिलिटी का जो पहला फैक्टर था कि किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो उसमें हमने सीखा कि जो पोलर गैसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, और जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। और अगर कोई गैस आयोनाइज हो जाती है सॉल्वेंट में जाकर तो उसकी सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये पहला फैक्टर हो गया ना। अब जो दूसरा फैक्टर है उसके बारे में बता दूं, मैं उसको समझाने से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक तो मीनिंग आप समझिए कि सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का जो मीनिंग है वो ये है, द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अ गैस the maximum concentration of a gas in a solvent, in a given solvent, the maximum concentration of a gas in a given solvent at a particular temperature, at a given temperature या at a particular temperature. या आप ऐसा कह सकते हैं द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, एक ही बात है। एक गैस का कितना मैक्सिमम कंसेंट्रेशन किसी सॉल्वेंट के अंदर हो सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गैस कितनी भी ज़्यादा डिसॉल्व होती रहेगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड के अंदर, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही डिसॉल्व हो सकती है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी गैस को आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे उतने गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा आप गैस को डिसॉल्व नहीं कर सकते लिक्विड के अंदर। मेरी बात नहीं समझे। असली में होता क्या है, एक ऐसा नहीं होता कि आप एक गैस को कितना भी ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं किसी लिक्विड के अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। होता क्या है, एक गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती उस लिक्विड के अंदर। जो उसका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है, जितना वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती थी, उसी को उस गैस की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। उसी को उस गैस की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। तो द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बताती है। अब आप आते हैं टेम्परेचर पे, है ना। तो मैं यहाँ एक टेम्परेचर का इफेक्ट बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि जो डिसॉल्यूशन है, मतलब अगर आप एक गैस को, जो डिसॉल्यूशन है ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट, वो जनरली सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। द डिसॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट
is an exothermic process. Is an exothermic process. डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। नोट करके एक और पॉइंट लिखेंगे कि डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड in liquid in water is an endothermic process. Is an endothermic process. एंडोथर्मिक का मतलब है जहां पर डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव हो। जहां चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी वो एंडोथर्मिक है, जहां चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी वो एक्सोथर्मिक है। अब जैसे एक चीज समझो, आप ली चैटलियर प्रिंसिपल में सिखा रहा हूं आपको, ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपको सिखा रहा हूं। ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपको सिखा रहा हूं, और वो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, मान लीजिए ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए एक पर्टिकुलर, और ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप समझो, अगर ए को बी में कन्वर्ट होना है, ए बी में जब कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। अगर आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो इसका मतलब आप इससे एनर्जी देने लगे। तो ए बी में जब कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ए बी में जब कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो ये बताओ, इसको अपोजिट कंडीशन दे दी ना आपने। बोलो, अगर ए बी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज करता है, और अगर आपने इसे टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप क्या करेंगे? इसके फेवर की कंडीशन दे रहे हैं कि इसके डिसफेवर की कंडीशन दे रहे हैं? बोलो, इसके नॉन फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर एक्सोथर्मिक फिनोमिनन है और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। और अगर मान लो यही प्रोसेस एंडोथर्मिक होता, अगर यही प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके फिर ये सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको एनर्जी देंगे, और अगर आपने एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। बोलो, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये चीज कौन डिसाइड करता है? वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, है ना? तो अगर मैं एक गैस को, मान लो एक गैस है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, उस गैस को मैंने लिक्विड में डिसॉल्व किया और एक्स एक्वस बना लिया। अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड इस साइड शिफ्ट हो जाए, इस साइड है ना, तो इसका मतलब गैस जो है वो लिक्विड से बाहर निकल रही है। तो आप मेरी बात समझो, गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके फेवर की कंडीशन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो बाहर निकलने लगेंगे, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में
वो कम हो जाती है। ये साइन बताता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये साइन बताता है कि सॉल्युबिलिटी घट रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर मान लो एक्सोथर्मिक का मतलब है सिस्टम अपनी एनर्जी कम कर रहा है, रिलीज करके एनर्जी अपनी कम कर रहा है, और अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज करके कम कर रहा है और अगर आप उसे एनर्जी दोगे तो वो उसके फेवर की कंडीशन नहीं है, वो उसके डिसफेवर की कंडीशन है। और जब डिसफेवर की कंडीशन है तो सिस्टम अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आपने कैसे डिस्टर्ब किया बताता हूँ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इससे ज्यादा गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकती, तभी ये क्या चीज आ गई इधर, ये आ गया दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया तो आपने टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को मेंटेन करने के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब है ये जो गैस है ये लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रही, कम हो रही है। और अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये गैस लिक्विड में डिसॉल्व होके एक्वस बना रही है। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बताता है गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन ये बताता है गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रही है। अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले गए तो इसका मतलब है गैस उस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ले गए तो इसका मतलब है गैस उस लिक्विड में कम डिसॉल्व होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब ये है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो कम हो जाएगी। बोलो, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। बात समझ में आई? और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर मान लो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता तो अगर आप उसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके फेवर की कंडीशन होती, और उसकी फेवर की कंडीशन होती तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। इतनी बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात को मेरी समझिएगा, इसकी एक एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि आपको चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर दिया तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है उस लिक्विड के अंदर वो बढ़ जाती है। चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने में इसलिए मजा आता है क्योंकि CO2 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में CO2 डिसॉल्व हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें ज्यादा CO2 डिसॉल्व हो जाए तो उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए। टेम्परेचर कम करेंगे तो CO2 की जो डिसॉल्व, अब उस CO2 से लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी, और अगर CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी तो आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, आपको टेस्ट में अच्छा लगता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें ये एक एप्लीकेशन है NCERT में कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर रीजन। एक्वेटिक स्पीसीज में कौन आता है? फिश आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर रीजन देन हॉटर रीजन। ऐसा क्यों है? क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो मूव करना चालू कर देती हैं। कहां से कहां मूव कर देती हैं? हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव कर देती है। उसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, उसके पीछे वजह ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो कम हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं जो कोल्डर रीजन है उसमें ऑक्सीजन, कोल्डर रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहती है वाटर में। कोल्डर रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है वाटर में एज कंपेयर टू किसके? एज कंपेयर टू हॉटर रीजन है।
क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। एक्वेटिक स्पीसीज बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ये कंसेप्ट बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल होती हैं कोल्डर रीजन में देन हॉटर रीजन में ना। बोलो बात समझ में आई? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना गैस का कंसंट्रेशन होता है किसी गिवन सॉल्वेंट पर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और आपको यहाँ पर हम लोग रिजल्ट सीख चुके हैं। रिजल्ट हमारा ये आ गया जो आपको ज़्यादा समझना चाहिए था। रिजल्ट ये आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड वो कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? ऐसा होता क्यों है इसका भी रीजन यही लिख देता हूं। ऐसा क्यों होता है समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिसॉल्यूशन है गैस का, जो डिसॉल्यूशन है ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट और इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन है वो किस साइड शिफ्ट हो जाता है? रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। भैया इसके फेवर की कंडीशन नहीं है, इसके डिसफेवर की कंडीशन है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाती है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही एप्लीकेशन है। ये जो चीज मैंने लिखी है ये एप्लीकेशन है। ये जो चीज मैंने लिखी है ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में ये पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है कौन से रीजन में? मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर रीजन देन हॉटर रीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है। अब जो बात आती है वो बात आती है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, और वो आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जरा वीडियो को देख लो एक बार। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं यहां पर पहले कंसेप्ट बता दूं। ये कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का लिक्विड के सरफेस पर, जितना ज्यादा गैस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। जितना ज्यादा गैस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। अच्छा, इस सॉल्युबिलिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? इसको हम एक टर्म के थ्रू मेजर करेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। इसको हम मेजर करेंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। और ये कैसे निकाला जाता है? एन गैस अपॉन एन टोटल, टोटल मोल्स इन अ लिक्विड, ऐसे तो निकाला जाता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में ज्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी, और मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा कब आएंगे? जब मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होंगे लिक्विड में, है ना। यही तो बात है। मेरी बात समझो जरा, मेरी बात समझिए। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे पता लगाएंगे कि वो ज्यादा है कि कम है क्वांटिटेटिव वाइज। तो वो हम पता लगाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड।
तो ये जो कंसेप्ट है हेनरीज कंसेप्ट जो है हेनरीज लॉ, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप प्रेशर का इफेक्ट लगाते हैं तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, और जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट लगाते हैं तो प्रेशर को फिक्स रखते हैं। हेनरीज लॉ ये कहता है जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। जितना ज्यादा गैस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उस गैस के सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। हेनरी लॉ कहता है जितना ज्यादा गैस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ये कंडीशन है, सुना ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ये जो KH है ये हेनरीज कांस्टेंट है, ये जो KH है ये हेनरीज कांस्टेंट है। इसकी यूनिट जो है वो सेम एज प्रेशर है, इसकी जो यूनिट है वो सेम एज प्रेशर है, जो इसकी यूनिट है वो सेम एज प्रेशर है। तो जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। अब हम यहाँ सॉल्युबिलिटी को पहचान किसके थ्रू रहे हैं, इसके थ्रू पहचान रहे हैं ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो जितना ज्यादा आप गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा वो गैस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। यहाँ एक कांस्टेंट आता है हेनरीज कांस्टेंट, जो इसकी यूनिट सेम एज प्रेशर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। तो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो बराबर होता है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। बोलो, मतलब हेनरी लॉ से हमें बात क्या समझ में आती है, हेनरी लॉ से हमें बात ये समझ में आती है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, हेनरी लॉ से मुझे बात ये समझ में आती है अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इसे न्यूमेरिकली कैसे समझे, इसे न्यूमेरिकली ऐसे समझे कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का लिक्विड में वो बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बढ़ जाती है, इसका मतलब है जो मोल फ्रैक्शन है गैस का लिक्विड में वो बढ़ जाता है। ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। इसको न्यूमेरिकली कैसे समझेंगे, तो न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, इस फॉर्मूले पर। अच्छा, मुझे कैसे मालूम चलेगा ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मुझे मालूम चलेगा KH की यूनिट से। अगर इसकी यूनिट ATM में है, बार में है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। KH की वही यूनिट हो अगर जो यूनिट प्रेशर की है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। और अगर आप न्यूमेरिकली से समझना चाहते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, और अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का तो जो मोल फ्रैक्शन है गैस का लिक्विड के अंदर वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट करो इसे। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहता हूं कि अगर आप एक कर्व बनाने की कोशिश करें, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, उसके बीच में, तो वो कर्व आपको देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो कर्व आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और इस कर्व का जो स्लोप आएगा, मैं आपको बता दूं, इस कर्व का जो स्लोप आएगा वो KH के बराबर है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कैसे आया है वो भी आप समझ लो, कैसे आया मैं यहां समझा दूं, क्या जगह है इधर। और वो ऐसे आया कि जो P गैस है वो बराबर है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। P गैस को मैं Y मान लेता हूं, KH M और ये X, Y इज इक्वल्स टू mx को फॉलो करके एक कर्व बनाया मैंने, y इज इक्वल्स टू mx को फॉलो करके मैंने एक कर्व बनाया है। तो रिजल्ट ये आ गया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। मेन कंसेप्ट ये है। और अगर इसे आप न्यूमेरिकली समझना चाहते हैं, अगर आप इसे न्यूमेरिकली समझना चाहते हैं
तो न्यूमेरिकली इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप समझ लीजिए। इसका न्यूमेरिकली कौन सा फॉर्मूला होगा? इसका न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ ना, आप यहाँ समझना। इसका न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू KH इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। समझ? अच्छा आप मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पर गैसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक गैस है A, और उस गैस के इस लिक्विड में जो मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो है Na। इस गैस के जो लिक्विड में मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो है Na, है ना। ये गैस A है, ये गैस A के मोल्स है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं हेनरी लॉ लगाऊं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल्स टू KH ऑफ गैस A इनटू Na अपॉन N टोटल। सही लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल्स टू KH ऑफ गैस A इनटू Na अपॉन N टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस A अपॉन N टोटल में क्या होगा? Na प्लस N वाटर, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में लेस है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में लेस है तो मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में मोल्स ऑफ गैस कम होंगे। रीजन है ना। आपको कैसे मालूम चलता है? अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम है तो ये चीज का वैल्यू कम आएगी, X गैस इन लिक्विड, और अगर X गैस इन लिक्विड कम है तो इसका मतलब है मोल्स ऑफ लिक्विड ज्यादा है मोल्स ऑफ गैस से। तो हम N वाटर प्लस N गैस को कंबाइन करके N वाटर लिख सकते हैं। N वाटर प्लस N गैस को कंबाइन करके हम N वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मोल्स तो काफी कम है। और ये चीज हमें कैसे मालूम चली? उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम है। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ ना, Pa इज इक्वल्स टू KH Na अपॉन N वाटर। यही वो कंडीशन है जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। यही वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जब भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले से बता दूं, उस गैस की, ये असली में हेनरी लॉ जो है ना, ये ऐसी गैसेस के लिए वैलिड है जो इनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे CH4 हो गया। ऐसी गैसेस के लिए ये हेनरी लॉ वैलिड होता है। तो ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है वाटर में, और जब सॉल्युबिलिटी कम होती है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड कम होता है। तो अगर आप ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रेशर बढ़ा दीजिए। एक तरीका तो था कि टेम्परेचर कम कर दीजिए, और एक तरीका क्या है कि आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसके हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आप हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। नहीं समझ में आया? हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अच्छा, एक एग्जांपल से, ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया शायद, है ना। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कंटेनर है ना। इस कंटेनर में यहां पर दो गैसेस हैं। जो ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखी है ये गैस A है, ये गैस A है, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर का मार्कर और ले लेता हूं। इससे मैंने जो दिखा रखी है ये गैस B है। खाली स्पेस में गैस A और गैस B है। ये आपका लिक्विड है जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है ना। इस लिक्विड में
इस लिक्विड में गैस ए के जितने मोल्स डिसॉल्व हैं वो Na है, इस लिक्विड में जितने गैस बी के मोल्स डिसॉल्व हैं वो Nb है। तो गैस ए के जितने मोल्स डिसॉल्व हैं वो Na और गैस बी के जितने मोल्स डिसॉल्व हैं वो Nb है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू KH ऑफ गैस ए इनटू Na अपॉन N टोटल। तो Pa इज इक्वल्स टू KH ऑफ A Na N टोटल, मतलब टोटल मोल्स किस किस के हैं? गैस ए के मोल्स हैं, गैस बी के मोल्स हैं और सॉल्वेंट के मोल्स हैं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू KH ऑफ बी इनटू Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस N वाटर। और आपको मालूम है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है, उन्हीं गैसेस के लिए हेनरी लॉ वैलिड है। तो इसका मतलब है Na और Nb की जो वैल्यू है वो वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो आप इसे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू KH ऑफ A अपॉन Na अपॉन N वाटर और पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू KH ऑफ B Nb अपॉन N वाटर। ये आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, नीचे से ए और बी दोनों के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इन गैस के मोल्स वाटर में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ये हेनरी लॉ जो वैलिड है ये ऐसी गैसेस के लिए वैलिड है जिनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, उनके लिए ये लॉ होल्ड करता है। बाकी ऐसी गैसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए ये लॉ होल्ड नहीं करता उतना। ठीक है, ऐसी गैसेस मैं आपको बता दूं कौन कौन सी गैसेस हैं। लेसर सॉल्युबल गैसेस के लिए, लेसर सॉल्युबल गैसेस के लिए, लेसर सॉल्युबल गैसेस के लिए जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे मीथेन है, इनके लिए वैलिड है ये, इनके लिए वैलिड है कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ऐसी गैसेस के लिए वैलिड है। समझो मेरी बात, समझो, नोट कर लो। नोट कर लिया पक्का? तो प्रेशर का कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। अब आप इसको पहले सही से नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलो अब जरा मेरी बात समझो। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक डाल रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो रिजल्ट हम लोगों ने क्या सीख लिया है? रिजल्ट हम लोगों ने क्या सीख लिया है और वो रिजल्ट की अब हम कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले अब हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है सिग्निफिकेंस ऑफ KH। सिग्निफिकेंस ऑफ KH। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या समझते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, तो बेटा इसमें ये बताता है कि अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट क्या बताता है? ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ गैस पर, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और एक टेम्परेचर पे। 1 मिनट बच्चों।
तो जो हेनरीज कांस्टेंट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, और एक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे है ना, तो आप मेरी बात समझिए यहाँ पर, एक नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी गैस की घटेगी। एक फैक्टर तो ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ेगा, और केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं केएच की वैल्यू दे दूं, तो आप समझिएगा मेरी बात, केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा हीलियम के लिए, देन नियोन के लिए, देन आर्गन के लिए, देन क्रिप्टन के लिए, देन जेनॉन के लिए। ये केएच की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ये केएच की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये केएच की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। केएच की वैल्यू अगर ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, देन नियोन की, देन आर्गन की, देन क्रिप्टन की, देन जेनॉन की। ये ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। समझो मेरी बात, बहुत सिंपल सा है कि ये चीज बताता क्या है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी रॉक कांस्टेंट ये बताता है कि अगर आपने केएच की वैल्यू बढ़ा दी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका भी सिग्निफिकेंस है, केएच की वैल्यू बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। चलो अच्छा, एक और ऑर्डर बताऊं केएच का, हाइड्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, देन CH4 की, देन CO2 की, देन NH3 की। ये ऑर्डर है मान लो केएच की वैल्यू का, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि हाइड्रोजन की सबसे कम, देन ऑक्सीजन की, देन CH4 की, देन CO2 की, और देन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ता है, केएच बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। केएच का सिग्निफिकेंस ये, जिस गैस का केएच ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस गैस का इंटरेक्शन सॉल्वेंट से ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। और अगर उस गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज्यादा होगी तो केएच कम होगा। ऐसा लिख सकते हैं। केएच का सिग्निफिकेंस तो यही है, केएच का सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है। केएच का सिग्निफिकेंस यही है, केएच का सिग्निफिकेंस यही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ की, अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ उन गैसेस के लिए वैलिड नहीं है जो आयोनाइज हो जाती है वाटर में। द गैस विच आयोनाइज इन वाटर, उसके लिए ये लॉ होल्ड नहीं करता। दूसरा, ये गैस, वो जो गैस होनी चाहिए वो लो प्रेशर पे होनी चाहिए। द गैस इज एट लो प्रेशर। जो गैस होनी चाहिए वो किस पर होना चाहिए, लो प्रेशर पे होनी चाहिए। जो गैस होनी चाहिए वो किस पर होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मतलब अगर आपने इस लॉ को होल्ड कराना है तो ये जनरली तब होल्ड करता है, जो गैस आपने ली है वो जनरली लो प्रेशर पे ली होनी चाहिए,
और जनरली जिस गैस को आपने लिया है उसका हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए वो गैस, उसके लिए लॉ होल्ड करता है। समझ गए? वो गैस लो प्रेशर पे होनी चाहिए और वो गैस हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए और वो गैस आयोनाइज नहीं करनी चाहिए वाटर के अंदर, तभी हेनरी लॉ वैलिड है, वरना हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। तो हेनरी लॉ वैलिड कब है? जब गैस आयोनाइज करेगी वाटर, जब अगर गैस आयोनाइज होने लगी वाटर में, जैसे HCl गैस है, इसके लिए ये लॉ होल्ड नहीं करता। अमोनिया गैस है, इसके लिए भी ये लॉ होल्ड नहीं करता। और वो गैस दूसरी बात ये लेसर सॉल्युबल गैसेस के लिए वैलिड लॉ है। लेसर सॉल्युबल गैसेस के लिए लॉ वैलिड है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे CH4 है ना, जैसे N2 है, इनके लिए लॉ होल्ड करता है। तो वो गैस आयोनाइज नहीं होनी चाहिए वाटर में, वो गैस लो प्रेशर पे होनी चाहिए, वो गैस हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और लेसर सॉल्युबल गैसेस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH4 एंड N2 के लिए ये लॉ होल्ड करता है। अब बात आती है, ये तो हो गई हमारी बात, अब इसकी एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन आती है इसकी, वो मैं समझा देता हूं पहले। एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन ये है कि जो सोडा बोतल है उनको सील्ड किया जाता है या पैक्ड किया जाता है हाई प्रेशर पे। उनको हाई प्रेशर पे पैक्ड किया जाता है। किनको? सोडा बोतल को पैक्ड किया जाता है हाई प्रेशर पर। सोडा बोतल सील्ड और पैक्ड एट हाई प्रेशर, है ना। उसकी वजह यह है कि अगर आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो CO2 बोतल के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो आपने देखा है जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से सारी गैस एकदम बाहर निकलती है। उसका रीजन ये होता है कि जो सोडा बोतल है ना, उनको आप सील्ड करते हैं हाई प्रेशर पे, और जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हैं प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे प्रेशर कम होता है तो जो ज्यादा अमाउंट में CO2 डिसॉल्व थी वो बाहर निकल आती है। इससे आपको थ्रिल फील होता है, एक्साइटमेंट फील होता है, जिस वजह से ज्यादातर आपने देखा होगा सोडा बोतल को हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। उससे होता क्या कि वो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उस लिक्विड में बढ़ जाती है, और जैसे ही आप प्रेशर कम करते हैं वो सोडा बोतल में से गैस एकदम बाहर निकलती है, तो आपको बड़ा एक्साइटमेंट फील होता है। तो एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि सोडा बोतल को आप बहुत ही हाई प्रेशर पे सील्ड करते हैं। ऐसा करने से CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस लिक्विड में बढ़ जाती है, और जैसे ये प्रेशर कम करते हैं वो सारी गैस बाहर निकल आती है, और जैसे गैस बाहर निकलती है तो आपको लगता है बड़ा एक्साइटमेंट सा, थ्रिल सा, मजा आता है। एक इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डीकंप्रेशन और बेंड्स। आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइवर है जो पानी में छलांग लगाते हैं ना, स्कूबा डाइवर देखे आपने जो पानी में क्या लगाते हैं? छलांग लगाते हैं। जो पानी में छलांग लगाते हैं स्कूबा डाइवर्स नहीं देखे जो पानी में छलांग लगाते हैं? मैंने ऐसे डायग्राम बना रखा है। होता क्या है, जब ये स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, नीचे पानी में जंप लगाते हैं, तो पानी में जंप लगाने पर प्रेशर ज्यादा होता है भाई, ऊपर पानी है तो प्रेशर ज्यादा होगा ही, प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर ये स्कूबा डाइवर, अगर मान लो ये जब ये पानी में जंप लगाते हैं और ये अपने अंदर जो गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में अगर ये नॉर्मल एयर ले जाते हैं तो क्या दिक्कत आती है? समझना मेरी बात। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो ज्यादा होगी। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन ब्लड में वो ज्यादा होगी। अब दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाती है, भाई सिलेंडर नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन होती है, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाती है सेल्स में, बट जो नाइट्रोजन होती है वो अकुमुलेट होना चालू कर देती है, इकट्ठा होना चालू कर देती है। दिक्कत अभी नहीं आई, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होती ना, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है हमारी सेल्स में, नाइट्रोजन क्या होती है? अकुमुलेट होना चालू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी ब्लड वेन्स के अंदर ये अकुमुलेट होना चालू हो जाती है।
अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की ब्लड में बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये नॉर्मल सिलेंडर लेके गया है स्कूबा डाइवर, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो तो ज्यादा ब्लड में जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंज्यूम हो जाएगी। बट नाइट्रोजन अकुमुलेट होना चालू कर देती है। दिक्कत कब आती है समझो, दिक्कत आती है जब प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो जो नाइट्रोजन जो डिजॉल्व्ड है, जो ये नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड है, ये क्या होगी, निकलना चालू होगी। भाई ये नाइट्रोजन तो इकट्ठा हो गई है, ये नाइट्रोजन एक साथ एक्सेल नहीं कर पाती, निकल नहीं पाती। ये बबल के फॉर्म में बाहर निकलना चालू होती है। मैं फिर बता रहा हूं, देखो एक आदमी जो स्कूबा डाइवर है, जो पानी में जंप लगाते हैं, अगर वो नॉर्मल सिलेंडर लेके जाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड बढ़ जाती है। और अगर सॉल्युबिलिटी गैस की ब्लड में बढ़ गई तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है। ऑक्सीजन उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी। ऑक्सीजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नाइट्रोजन है वो तो कंज्यूम नहीं होती, वो एक्युमुलेट होती है। और जब प्रेशर कम होता है तो जो ये नाइट्रोजन है ये बाहर निकलेगी भाई। अब जो एक्युमुलेट, प्रेशर ज्यादा पे नाइट्रोजन इकट्ठा हो गई, जब प्रेशर कम होगा, जैसे ये स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा, प्रेशर कम होगा तो ये नाइट्रोजन निकलेगी। ये नाइट्रोजन एक साथ नहीं निकल पाती है, ये नाइट्रोजन एक साथ नहीं निकल पाती है। और ये हमारी कैपिलरीज को, बबल के फॉर्म में निकलना चालू होती है। ये हमारी कैपिलरीज को, ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक करना चालू कर देती है। ये हमारी जो वीन्स हैं, ब्लड के जो वेसल्स हैं, उनमें ये ब्लॉकेजेस चालू कर देती है। ये ब्लॉकेजेस चालू कर देती है, ब्लॉकेजेस। ये ब्लड में क्लॉटिंग चालू कर देती है। बेटा जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हुई, नाइट्रोजन भी ज्यादा डिसॉल्व हुई। बट नाइट्रोजन तो एक्युमुलेट हो जाती है बॉडी के अंदर। जब प्रेशर आपने कम किया तो नाइट्रोजन जो इकट्ठा हुई थी वो बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो वो बबल्स के फॉर्म में निकलती है, वो एकदम निकल नहीं पाती, वो बबल बनाना चालू कर देती है। वो बबल बना के वो हमारी कैपिलरीज को, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग चालू कर देती है, ब्लॉकेजेस चालू कर देती है, जिसकी वजह से पेन होता है। पेन, इसी पेन को, मसल में पेन होता है, इसी पेन को कहते हैं बेंड। आप अभी भी नहीं समझे मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना था बेटा। इसीलिए आप समझो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो नीचे जाने पर, जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी। और गैस की सॉल्युबिलिटी अगर ब्लड में बढ़ेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी ज्यादा सॉल्युबल होगी ब्लड में, और नाइट्रोजन भी ज्यादा। तो नाइट्रोजन तो हमारे काम की है नहीं, नॉर्मल एयर का सिलेंडर ले गया, तो ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं आती उसके साथ, क्योंकि वो तो कंज्यूम हो जाती है। बट जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन सॉल्युबल है, वो नाइट्रोजन हमारे अकुमुलेट होना चालू कर देती है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना चालू कर देती है। दिक्कत तब आती है जब प्रेशर आपने कम कर दिया। प्रेशर आपने कम कर दिया तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और गैस की सॉल्युबिलिटी है तो जो ये नाइट्रोजन जो इकट्ठा हुई थी ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बट ये एकदम बाहर नहीं निकल पाती, ये बबल बनाना चालू कर देती है। और बबल्स के फॉर्म में ये हमारी कैपिलरीज को, हमारी ब्लड को के अंदर ब्लॉकेजेस चालू कर देती है, ब्लॉकेजेस। और जब हमारे ब्लड के वेन्स में ब्लॉकेजेस आएंगे तो वहां एक जबरदस्त पेन होना चालू हो जाता है मसल्स को। उन्हीं मसल के पेन को हम लोग बेंड बोलते हैं या डीकम्प्रेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होती है, वो एकदम एक्सेल नहीं कर पाती, एकदम निकल नहीं पाती, और वो बबल के फॉर्म में एकदम इकट्ठा होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कैपिलरीज ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। और जब वो कैपिलरीज ब्लॉक होती हैं तो हमारे मसल्स में बहुत जबरदस्त पेन होता है। इसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, हीलियम की मदद लेते हैं और हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। रीजन क्या है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफी कम है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफी कम है।
तो इस डीकम्प्रेशन और बेंड से बचने के लिए हम उस नॉर्मल एयर को किससे डाइल्यूट कर देते हैं? नॉर्मल एयर का जो सिलेंडर है उसे हम किससे डाइल्यूट कर देते हैं? हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। और जब हीलियम से डाइल्यूट करते हैं तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में काफ़ी कम होती है, तो हाई प्रेशर पे भी हीलियम उतनी डिजोल्व नहीं होती ब्लड में। तो हम क्या करते हैं, उस नॉर्मल एयर में से नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर देते हैं और उसको हीलियम को मिला देते हैं उसमें, जिससे क्या होता है कि बैंड और डीकम्प्रेशन नहीं होता। समझे? इतना हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ में, इतना हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ में। इतना आप लोग पढ़ लो, फिर मुझे बताना, ठीक है? ओके, थैंक यू।